जय हिंद मित्रों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है जनजाति और पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि भारत में लगभग कितनी जनजातियां निवास करती हैं और मध्य प्रदेश में जनजातियों का प्रतिशत कितना है। साथ ही साथ हमने जनजातियों में प्रचलित कुछ शब्दावली, कुछ त्योहारों को समझा था। इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियां। विशेषतः जनजातियां तो पिछड़ी हुई ही होती हैं, परंतु मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हैं, अर्थात सरकार ने उनके लिए चिन्हित कर कर अलग से योजनाएं चलाई हैं और उनके लिए अलग से कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत कितनी जनजातियां पिछड़ी हुई अवस्था में आती हैं या कितनी जनजातियां हैं जिन्हें आपदाग्रस्त जनजातियां घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश में ऐसी 3 जनजातियां हैं जिन्हें आपदाग्रस्त जनजातियां घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है, इनके अस्तित्व को खतरा बना हुआ है। यह समाज की मुख्य धारा में जुड़ने में अभी भी बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो ऐसी जनजातियां हैं भारिया जनजाति, बैगा जनजाति और सहारिया जनजाति। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम इन तीनों जनजातियों के विषय में अध्ययन करेंगे। इन तीनों जनजातियों की सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना और सांस्कृतिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जनजाति जिसे कहते हैं भारिया जनजाति। जो भारिया जनजाति है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। तो भारिया का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान का अभाव। क्या होता है? ज्ञान का अभाव। अर्थात ऐसी जनजाति जिनमें ज्ञान का अभाव पाया जाता है वह जनजाति क्या होती है? भारिया। क्योंकि भारिया का अर्थ ही होता है ज्ञान का अभाव। यह जनजाति भार ढोने का काम करती है और भार ढोने के कारण ही इसे भारिया नाम दिया गया। तो इसे भारिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जनजाति भार ढोने का काम करती है। इस जनजाति का एक और उपनाम है जिसे कहा जाता है भूमिया, अर्थात इसे भूमिया के उपनाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न कई प्रकार के बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, भारिया को भारिया क्यों कहते हैं और साथ ही साथ भारिया का और उपनाम क्या है या भूमिया कौन सी जनजाति है। तो ध्यान रखना, भूमिया किसे कहते हैं? भारिया को ही कहते हैं। यह मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। मैंने अभी आपको बताया है कि मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त जनजातियों में 3 जनजातियां आती हैं जिसमें भारिया, बैगा और सहारिया आती है। तो ये तीनों जनजातियां क्या हैं? बहुत अधिक पिछड़ी हुई अवस्था में आती हैं। यह निवास कहां करती है? तो यह छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला जिलों में निवास करती है। कहां कहां पर? छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला जिलों में निवास करती है। इनकी बोली कौन सी होती है? तो इनमें मुख्यतः भारनौती बोली बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? भारनौती बोली। तो ये शब्द आपको ध्यान रखना है, ये 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि भारिया जनजाति में कौन सी बोली बोली जाती है, भारिया जनजाति कहां पर निवास करती है, भारिया का अर्थ क्या होता है, भारनौती बोली किस जनजाति की है और भूमिया किसे कहा जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भारिया जनजाति के विषय में और कुछ फैक्ट्स। भारिया जनजाति का एक छोटा सा समूह छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में निवास करता है। कहां पर? पातालकोट में। और इस सदियों से निवास करता आ रहा है और पातालकोट बहुत ही गहराई में स्थित होने के कारण पातालकोट का शाब्दिक अर्थ क्या है? पाताल को घेरने वाला पर्वत अर्थात किला। मतलब जो पाताल में स्थित हो उस पाताल को घेरने वाला किला या पाताल को घेरने वाला पर्वत कहलाता है पातालकोट। यह इतनी गहराई पर है कि यहाँ पर सूर्य की रोशनी भी सही तरीके से नहीं पहुँच पाती है। यहाँ की जनजाति बहुत ही, जो पातालकोट में निवास कर रही वह जनजाति बहुत ही पिछड़ी हुई अवस्था में अभी भी आदिम मानव को चिन्हित करती है। अर्थात जिस तरीके से आदिम मानव निवास करते थे यह जनजाति भी उसी तरीके से व्यवहार करती है, उसी तरीके से उसका खान पान है, उसी तरीके से उनका रहन सहन है। वह है अब तो बहुत कुछ सुधर चुकी है, लेकिन थोड़े समय पहले वह वस्त्र धारण नहीं करती थी, पत्ते वगैरह ही लपेटती थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि वह कितनी पिछड़ी हुई अवस्था में थी। वह लोगों को पहचानती नहीं थी, यदि किसी अलग इंसान को देख लेती थी तो उस पर अटैक कर देती थी या उनसे डर जाती थी। तो इतनी पिछड़ी हुई जनजाति थी। इसीलिए 1981 की जनगणना में पातालकोट के जो भारिया थे उन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा गया था। क्या कहा गया था? जंगलियों का जंगली। तो ध्यान रखना, ये शब्द भी पूछ लिया जा सकता है कि जंगलियों का जंगली किस जनजाति को कहा जाता है? तो पातालकोट के भारिया को। पूरी भारिया जनजाति को नहीं कहा जाता, जो पातालकोट में निवास करती है और बहुत पिछड़ी हुई जनजाति है भारिया में, उसे कहा जाता है जंगलियों का जंगली। कब कहा गया था? 1981 की जनगणना के तहत।
भारिया गौणों को अपना अग्रज या बड़ा भाई मानती हैं, अर्थात ये कहती है कि जो गौण हैं वो हमारे बड़े भाई हैं और उन्हीं से हमारी उत्पत्ति हुई है। साथ ही साथ यह जनजाति अपना पूर्वज किसे मानती है, या पूर्वज राजा कर्णदेव को मानती है। किसे मानती है? कर्णदेव को। तो ये शब्द आप ध्यान रखिएगा कि यह भीलों को अपना अग्रज या बड़ा भाई मानती है, साथ ही साथ कर्णदेव को अपना पूर्वज राजा मानती है। सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना हम देख लेते हैं कि भारिया जनजाति की सामाजिक संरचना कैसी है और सांस्कृतिक संरचना कैसी है। तो भारिया समाज का मुखिया जो होता है पटेल कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी जनजातियां हैं कबीलों के आधार पर रहती हैं, तो इनमें एक मुखिया होता है जो सभी समाज को दिशा निर्देशित करता है। तो इनका जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे पटेल कहा जाता है। इसके बाद अन्य सदस्य भी होते हैं, जैसे कि भुमला होता है, पडिहार होता है और कोटियार होता है। तो ये शब्द पूछे जाते हैं कि भुमला, पडिहार और कोटियार जैसे सदस्य किस जनजाति में पाए जाते हैं? तो यह किस में पाए जाते हैं? भारिया जनजाति में। और भारिया जनजाति के समाज का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। विवाह की पद्धति देख लेते हैं कि भारिया जनजाति में आखिर विवाह किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले भारिया जनजाति में समगोत्री विवाह वर्जित होता है। समगोत्री विवाह को हम समझ लेते हैं, लेकिन समझने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, जितनी भी जनजातियां हैं लगभग सभी जनजातियों में समगोत्री विवाह क्या होते हैं? वर्जित होते हैं। गोत्र तो आप जानते होंगे, गोत्र क्या है? एक परिवार से चलता है जो कि पिता के गोत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब पिता का भाई हो, पिता की बहन हो, उसमें शादी नहीं हो सकती, वो एक ही गोत्र हो जाता। सॉरी, बहन वाला गोत्र अलग हो जाएगा, लेकिन जो पिताजी वाला रहेगा, चाहे उसके चाचा हो, छोटे भाई हो, बड़े ताऊ हो, तो उनमें शादी इनमें नहीं होती है। लेकिन इसमें किस तरीके का विवाह होता है? दूध लौटावा जैसी प्रथा गौणों में पाई जाती है, उस तरीके की प्रथा इसमें भी पाई जाती है। वह प्रथा क्या होती है? जैसे कि मामा की लड़की हो गया, या लड़की हो गई या लड़का हो गया, है ना, और बुआ, बुआ मतलब पितृपक्ष से पिता की बहन हो गई, और मामा माता पक्ष से उनका भाई हो गया। तो उनके लड़का और लड़कियों का विवाह इनमें प्रचलित होता है। इसको दूध लौटावा प्रथा भी कहते हैं। तो इनमें इस तरीके का विवाह तो पाया जाता है, परंतु इनमें समगोत्री विवाह नहीं पाया जाता। गोत्र समझ में आ गया कि जैसे कि ताऊ के लड़का या लड़की का विवाह चाचा के लड़का या लड़की के विवाह से कर देना, लड़का या लड़की से विवाह कर देना, तो वह इसमें नहीं पाया जाता है। हाँ, मामा और बुआ के लड़का लड़कियों का विवाह हो जाता है। इनमें यह प्रचलन होता है जैसे मामा व बुआ के पुत्र पुत्रियों के आपस में विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। इनमें चूड़ी प्रथा भी प्रचलित होती है। इसके अतिरिक्त मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजीबाजी विवाह और विधवा विवाह, ये विवाह इनमें प्रचलित होते हैं। लमसेना विवाह क्या होता है? लमसेना विवाह में जो वधु पक्ष होती है वह बारात लेके आती है और वर पक्ष को ले जाती है, अर्थात बारात के माध्यम से वह वर पक्ष को ले जाती है। क्लियर हुआ? तो यदि विवाह इसमें पूछा जाए किस किस तरीके का होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनमें समगोत्री विवाह नहीं होता है, परंतु इसमें मामा बुआ के पुत्र पुत्रियों के विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। उसके बाद इनमें चूड़ी प्रथा प्रचलित होती है। साथ ही साथ इनके अतिरिक्त इनमें मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजीबाजी विवाह और विधवा विवाह प्रचलित होता है। शारीरिक संरचना की बात कर लेते हैं कि आखिर यह दिखाई कैसे देते हैं। तो शारीरिक संरचना में आप चित्र देख सकते हैं कि इनका रंग जो होता है सामान्यतः काला होता है और काली छोटी आंखें होती हैं। जो आंखें कैसी होती हैं? काली होती हैं और बहुत छोटी छोटी होती हैं। साथ ही साथ इनकी जो नाक होती है वह कैसी होती है? चौड़ी होती है। नाक कैसी होती है? चौड़ी होती है, थोड़ी फूली हुई होती है। उसके बाद जो दांत होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ओंठ पतले होते हैं और इनका कद जो होता है वो मध्यम होता है एवं छरहरा शरीर होता है। क्लियर है? यदि शारीरिक संरचना आपसे पूछ ली जाए तो शारीरिक संरचना में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी जनजाति हो, यदि भिलाला जनजाति को छोड़ दिया जाए, भिलाला थोड़ी सबसे खूबसूरत जनजाति मानी जाती है सभी जनजातियों में। बाकी इस जनजाति को छोड़कर जितनी भी जनजातियां हैं उनका कलर कैसा होगा, रंग कैसा होगा? सामान्यतः काला ही होता है। उसके बाद जो कद होता है वो छरहरा होता है, गठीला होता है। नाकें जो होती हैं थोड़ी फूली हुई होती है, माथा चपटा होता है। तो हर जनजाति की थोड़ी थोड़ी अलग अलग विशेषता होती है। ऐसी आप इस जनजाति को देख लीजिए कि इनमें क्या होता है? नाक चौड़ी है, और उसके बाद जो होती है आंखें जो होती छोटी होती हैं, काली होती हैं, और जो ओंठ होते हैं पतले होते हैं, और कद जो होता है वो मध्यम होता है। क्लियर हुआ? चलिए भोजन देख लेते हैं। तो कोई भी जनजाति हो, जो भोजन होता है वो शाकाहार मांसाहार दोनों प्रकार का होता है। तो ये मांस भी खाते हैं। साथ ही साथ जितनी भी जनजातियां हैं, चूंकि वह जंगल में निवास करती हैं, इसलिए खाद्यान्न की उनको कमी रहती है, इसलिए वो गेहूं और चावल का सेवन कम करके, गेहूं का सेवन कम करके चावल का सेवन करती हैं। इसके साथ कोदो, कुटकी, मक्का जो होती हैं इनका सेवन अधिक करती हैं। तो इनमें भी क्या खाया जाता है? मांस खाया जाता है। महुआ, कोदो, कुटकी आदि का सेवन किया जाता है।
आवास की बात करते हैं कि रहते कहाँ हैं, किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके के इनके घर हैं और घरों को क्या कहा जाता है। तो इनके घरों के जो समूह होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ढाना कहा जाता है। और इनके घर दो पंक्तियों में श्रृंखलाबद्ध रूप में व्यवस्थित रहते हैं। कैसे होते हैं, दो पंक्तियों में श्रृंखलाबद्ध रूप में बने हुए रहते हैं। जो घरों की दीवारें होती हैं वह मिट्टी, बांस और लकड़ी से बनी होती हैं, अर्थात यह ईंटों का प्रयोग नहीं करते। चूंकि जंगल में निवास करते हैं तो जंगल में क्या मिलता है, आसानी से बांस मिल जाता है, लकड़ी मिल जाती है, मिट्टी मिल जाती है। तो ये क्या करते हैं, बांसों को और लकड़ियों को जमा कर उस पर मिट्टी की छाप कर देते हैं और उसके आधार पर इनकी दीवारें बना लेते हैं। और जो छज्जा होती है, छज्जा में भी वह क्या करते हैं, घास फूस और पत्ते को छाते हैं। इनकी जो छत होती है उसमें घास फूस की बनी होती है। वस्त्र और आभूषण की बात करें तो इनको हम पुरुष और महिला दोनों का अलग अलग देख लेते हैं कि पुरुष क्या धारण करते हैं और महिलाएं क्या धारण करती हैं। यदि हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष धोती कुर्ता एवं पगड़ी पहनते हैं। क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। सामान्यतः अधिकतर जनजातियों में यही वेशभूषा होती है। उसके बाद यदि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं हरे लाल रंग की सिंदरी क्या साड़ी पहनती हैं। कैसे, लाल और हरे रंग की होती है। साथ ही साथ हल्के धातु के आभूषण भी धारण करती हैं। हल्के धातु मतलब सोना चांदी तो धारण नहीं कर पाती हैं, ये गिलट हो गया, जैसे पीतल हो गया, इसकी धातुएं क्या करती हैं, इसके आभूषण यह धारण करती हैं। उपजातियों की बात करें तो भारिया की मैंने बताया था दो उपजातियां हैं, एक भूमिया है और भूइधर है। कौन कौन सी हैं, भूमिया और भूइधर। आर्थिक क्रियाओं की बात करें कि जो भारिया जनजाति है वह अपने आर्थिक क्रियाएं कैसे संचालित करती है, अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाती है। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है वह क्या है, कृषि है। कोई भी जनजाति है इनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही होता है और मजदूरी करना होता है। तो इनका भी क्या है, मुख्य व्यवसाय कृषि है। इनमें दाहिया कृषि मतलब झूम कृषि पाई जाती है। झूम कृषि क्या कहलाती है, चूंकि जनजातियां जंगलों में निवास करती हैं, अर्थात जंगल की जमीन पर क्या कर लेती हैं, उसका अधिग्रहण कर लेती हैं। वहां पर पेड़ बहुत ज्यादा होते हैं, वृक्ष होते हैं, तो उन वृक्षों को काटती हैं, उनमें आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद जब वह जल जाते हैं पूर्णतः तो राख में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो वृक्ष होते हैं इनमें क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होता है। जैसे ही जलते हैं तो मिट्टी को अधिक उपजाऊ बना देते हैं। तो 1-2 साल वहां पर खेती करते हैं, जैसे ही वहां पर उत्पादन थोड़ा सा कम होता है फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे पेड़ पौधे काटते हैं और वहां पर फिर आग लगा के फिर से खेती करते हैं। तो जिस तरीके की विचरणशील खेती होती है, जिसमें जंगलों को काटा जाता है और काटने के बाद खेती की जाती है, उस तरीके की खेती को झूम कृषि कहा जाता है, झूम खेती कहा जाता है। तो इसमें इस जनजाति में, भारिया जनजाति में झूम कृषि को क्या कहते हैं, दहिया खेती कहते हैं। क्या कहते हैं, दहिया खेती कहते हैं। इसके अलावा भी यह आखेटक, वनोपज, मुख्यतः जड़ी बूटी का संग्रहण तथा मजदूरी भी करते हैं। जड़ी बूटी का संग्रहण करते हैं, उनको बेचते हैं, साथ ही साथ मजदूरी भी करते हैं। तो यह इनका क्या होता है, जीवन शैली का एक आधार होता है। ये क्या होते हैं, कुशल शिल्पकार भी होते हैं, अर्थात पत्थरों के बहुत सारे आभूषण, बहुत सारी कलाकृतियों का भी निर्माण करते हैं। नृत्य की बात करें तो भारिया जनजाति द्वारा सैतम, भैतम, कर्मा, सैला, भड़म और अहरिया या ब्रहा नृत्य किए जाते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा, सैतम, भैतम, कर्मा और सैला और भड़म ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पूछे जाते हैं कि सैतम, भैतम, कर्मा, भड़म, सैलम नृत्य किस जनजाति में पाए जाते हैं, तो यह किस में पाए जाते हैं, भारिया जनजाति में पाए जाते हैं। इनमें एक युवा ग्रह होता है जिसे रंगभंग कहा जाता है। युवा ग्रह मैं पिछली कक्षा में आपको बता चुका हूं कि जनजातियों में क्या होता है, जैसे कि लोग शादियों के पहले एक ऐसे हाउस होते हैं, ऐसे घर होते हैं जहां पर शादियों के पहले शाम के समय लड़का और लड़की जाकर आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत कर एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। अगर उनमें राजी बाजी हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे को समझ लेते हैं और विवाह करने के लिए राजी बाजी हो जाते हैं, तो उन दोनों का आपस में विवाह कर दिया जाता है। अर्थात इन्हें जो युवा ग्रह हैं इन्हें क्या कहा जाता है, रंगभंग कहा जाता है भारिया जनजाति में। धार्मिक स्थिति की बात करें कि भारिया जनजाति कैसे देवताओं को मानती है, इनके देवता कौन होते हैं, तो सबसे पहले हम पर्व की बात कर लेते हैं कि पर्व क्या होते हैं। तो यह बिदरी पूजा करते हैं, नवाखानी, दिवाली, जात्रा आदि पर्व मनाते हैं। कौन कौन से, बिदरी की पूजा करते हैं, नवाखानी, दिवाली और यह जात्रा जैसे त्योहारों को, पर्वों को मनाते हैं। देवता की बात करें तो भारिया जनजाति के प्रमुख देवता कौन से हैं, दूल्हा देव हैं, बूढ़ा देव हैं, बड़ा देव हैं, ठाकुर देव हैं और नारायण देव हैं। कौन कौन से होते हैं, दूल्हा देव, बूढ़ा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव और नारायण देव। ध्यान रखिएगा जितनी भी जनजातियां हैं ये कुछ तो मेल खाती
आती हैं हिंदू धर्म से, लेकिन इनके जो देवी देवता होते हैं, इनकी जो संस्कृति होती है, रहन सहन होती है, वेशभूषा होती है, वह हिंदू धर्म से काफ़ी अलग होती है। इनके देवता ऐसे होते हैं जो जंगलों में निवास करते हैं या प्रकृतिवादी होते हैं। तो बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बड़ा देव, ठाकुर देव, ये जो होते हैं यह इनके देवता माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जंगलों में निवास करते हैं, इसीलिए जो जानवर होते हैं उनका भी इनमें बड़ा महत्व होता है। तो इनमें सांप और बाघ को पूजा जाता है। किसको पूजा जाता है? सांप और बाघ की पूजा की जाती है भारिया जनजाति में। अब बात करते हैं हम बैगा जनजाति की। यह दूसरी जनजाति है और मध्य प्रदेश की पिछड़ी हुई जनजातियों में प्रमुख स्थान रखती है। तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली बैगा जनजाति भारत सरकार द्वारा घोषित 3 पिछड़ी जनजातियों में से एक है। यह मुख्यतः कहां पर निवास करती है? तो यह मंडला, डिंडोरी, शहडोल, बालाघाट और सिवनी जैसे जिलों में निवास करती है। कहां पर करती है? मंडला, डिंडोरी, शहडोल, बालाघाट और सिवनी वाला जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर बैगा जनजाति निवास करती है। यह मुख्यतः द्रविड़ समुदाय की जनजाति है। कौन से समुदाय की जनजाति है? द्रविड़ समुदाय की जनजाति है, और जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बैगा जनजाति किस समुदाय की है? तो द्रविड़ समुदाय की है। किस प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती है। बैगा जनजाति भूमिया जनजाति की एक शाखा है। किसकी है? भूमिया जनजाति की एक शाखा है। और भारी भूमिया किसको कहा जाता है? भारिया को ही कहा जाता है। तो उसी की यह शाखा है। बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुरोहित होता है। क्या होता है? पुरोहित, जो पूजा करता है। इसे पंडा भी कहा जाता है। तो बैगा जो जनजाति होती है इसका शाब्दिक अर्थ होता है पुरोहित या पंडा। यह पूजा पाठ करने के साथ साथ या पुरोहित होने के साथ साथ चिकित्सक भी होते हैं। क्या होते हैं? चिकित्सक भी होते हैं। और जो बैगा जनजाति में थोड़े उत्कृष्ट किस्म के हो जाते हैं, थोड़े से विकसित हो जाते हैं, तो वह कहलाने लगती है बिंजवार जनजाति। क्या कहना लगती है? बिंजवार। तो जो आप बिंजवार जनजाति पढ़ते हैं वह इन्हीं बैगा जनजाति का ही विकसित रूप है, जो कि थोड़े से एजुकेटेड हो जाते हैं। जनगणना 2011 की बात करें तो मध्य प्रदेश में बैगा जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? 4015 लाख। कितनी है? 4015 लाख इनकी जनसंख्या है। जो राज्य की कुल जनसंख्या या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2.71% है। कितना है? पूरी जितनी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं तो उनकी जनसंख्या का 2.71% जनसंख्या किसका है? बैगा जनजाति रखती है। इतना प्रतिशत बैगा जनजाति रखती है। बैरियर एल्विन ने बैगा जनजाति पर एक किताब लिखी है जिसे कहा जाता है द बैगा। क्या कहा जाता है? द बैगा। तो द बैगा नामक पुस्तक, सीधा सीधा प्रश्न आता है, द बैगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? बैरियर एल्विन है। किस जनजाति पर लिखी गई है? तो यह बैगा जनजाति पर लिखी गई है। उपजातियों की बात करते हैं बैगा जनजाति की। तो बैगा जनजाति की उपजातियां हैं जैसे कि नरोतिया, भरोतिया, बिंजवार, रायमैना, कठमैना और नाहर। तो ये जनजातियां आपको, उपजनजातियां जो हैं आपको ध्यान ही रखना होगा, क्योंकि जब हम जनजातियों का प्रादेशिक विभाजन पढ़ते हैं तो वहां आपको उपजनजातियां लिखनी होती हैं। साथ ही साथ 3 नंबर के प्रश्न में 10 शब्द में आपसे पूछा जा सकता है कि यह जनजाति किस जनजाति की उपजनजाति है। तो बैगा जनजाति की कौन कौन सी है? नरोतिया, भरोतिया, बिंजवार, कठमैना, रायमैना और नाहर है। सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की बात करें कि जो बैगा जनजाति है उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है और सांस्कृतिक स्थिति कैसी है। तो बैगा जनजाति में पंचायतन व्यवस्था विद्यमान होती। कौन सी व्यवस्था होती? पंचायतन व्यवस्था। पंचायतन व्यवस्था में क्या होते? पंच प्रमुख होते हैं, जिनमें 5 प्रकार के पंच होते हैं। पंचायतन है तो 5 प्रकार के पंचों से ही मिलकर बना होता है। कौन कौन होते हैं? इनमें मुकद्दम होता है, दीवान होता है, समरथ होता है, कोटवार होता है और दवार होता है। कौन कौन होते हैं? मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार और दवार होता है। इनका मुखिया क्या होता है? मुकद्दम होता है। प्रमुख कौन होता है? मुकद्दम होता है। जिस तरीके से भारिया जनजाति में पटेल प्रमुख होता है, उसी तरीके से बैगा जनजाति में प्रमुख कौन होता है? मुकद्दम होता है। आपको ध्यान रखना होगा। और पंचायतन पद्धति किसमें पाई जाती है? तो बैगा जनजाति में पाई जाती है। इस जनजाति के गांव को पूर्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांव को पूर्वा कहा जाता है। इसकी सुरक्षा, जो गांव की सुरक्षा करने वाला देवता होता है, या गांव की सुरक्षा करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे क्या कहा जाता है? कोटवार कहा जाता है। आप देखते हैं गांव में जब भी जाते हैं तो वहां पर एक कोटवार नामक व्यक्ति होता है, हर गांव में पाया जाता है, उसको गांव का रक्षक माना जाता है। तो ये शब्द जनजाति से ही आया है। तो जो बैगा जनजाति है वहां पर जो गांव की रक्षा करता है उसे कोटवार कहा जाता है। तथा पुरोहित क्या करता है? जो पुरोहित का कार्य, पूजा पाठ का कार्य करता है, उसे वैवात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैवात कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, कोटवार क्या कार्य करता है? गांव की सुरक्षा करता है। और वैवात क्या करता है? पुरोहित का कार्य करता है। ये शब्दावली आपसे पूछी जा सकती है।
यह जो जनजाति है पितृसत्तात्मक तथा संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। कोई भी जनजाति है, लगभग सभी जनजातियों में जनजाति हो या कोई धर्म हो, अधिकतर कैसे हैं, पितृसत्तात्मक ही हैं। यदि पूर्वोत्तर भारत को छोड़ दिया जाए तो बाकी जहां पर भी जितनी भी जनजातियां समाज हैं उनमें पितृसत्तात्मक प्रधानता पाई जाती है। पितृसत्तात्मक क्या होता है? पितृसत्तात्मक का अर्थ होता है कि जो घर का मुखिया होगा या जो गांव का मुखिया होगा वह पिता या पुत्र, मतलब जो पुरुष प्रजाति का है वही रहेगा। महिलाओं को महत्वता नहीं दी जाती है। मुखिया या घर का या गांव का जो नियंत्रण करता होता है, जो संचालन करता होता है, वो मुख्यतः पुरुष प्रजाति का ही होता है, इसलिए इसे पितृसत्तात्मक कहा जाता है। साथ ही साथ कोई भी नाम है या कुछ भी है तो वो जो चलन होता है वो पितृपक्ष के आधार पर ही होता है। महिलाओं को अपना नाम परिवर्तित कराना पड़ता है। जैसे कि किसी लड़की का विवाह किसी वर पक्ष में हो जाता है तो लड़की का विवाह जो उसके वधू पक्ष के घर वाले होते हैं वो कुछ और नाम रखते हैं, और जैसे ही वह दूसरे पक्ष में पहुंचती है तो वो उस पक्ष के नाम से वह जानी जाने लगती है। क्लियर है? संयुक्त परिवार की प्रथा होती है। चाचा, ताऊ, बड़े दादा जितने भी होते हैं सब लोग साथ में रहकर निवास करते हैं, तो संयुक्त परिवार की इनमें प्रथा होती है। शारीरिक संरचना की बात करें बैगा जनजाति की, तो बैगा जनजाति थोड़ी सी हंसमुख किस्म की होती है। दूसरा, इनका रंग कैसा होगा? मैंने पहले ही बताया कि जितनी भी जनजातियां होती हैं, भारिया जनजाति जितनी भी जनजातियां होती हैं वह जनजातियां कैसी होती हैं? काले कलर की ही होती हैं। इनकी नाक कैसी होती है? चपटी होती है। भारिया की कैसी होती थी? नाक थोड़ी मोटी होती थी। इनकी नाक कैसी है? चपटी होती है। और ओंठ कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। भारिया के कैसे होते थे? पतले होते थे। इनके ओंठ मोटे होते हैं। और शरीर क्या होता है? गठीला होता है। उनका शरीर छरहरा होता था, इनका शरीर गठीला होता है। भोजन की बात करें तो भोजन में बता चुका हूं। कोई भी जनजातियां आंखें बंद करके आप लिख देना कि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों किस्म की होती हैं। तो ये मांसाहार विशेषकर सुअर का मांस खाते हैं, सुअर का मांस ये पसंद करते हैं। और इसके साथ साथ चूंकि जनजातियां हैं, जंगलों में निवास करती हैं, तो इनको गेहूं वगैरह तो मिल नहीं पाता, तो ये क्या करती? मोटे अनाजों का सेवन करती हैं। मोटे अनाजों के साथ साथ फल एवं कंदमूल का भी सेवन करती हैं। इनमें भोजन को अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि सुबह का भोजन कहलाता है बासी। बासी का मतलब जो होता है जो रात का बचा हुआ भोजन होता है उसको ही यह सुबह उठकर खाते हैं, तो सुबह के भोजन को बोलते हैं बासी। दोपहर का जो भोजन होता है उसे कहते हैं पेज। इसमें क्या होता है? जो कोदो और कुटकी होता है इसको पीस करके इसका एक दलिया टाइप का बना के उसको पीते हैं नमक मिला के, तो उसे क्या कहते हैं? पेज कहते हैं। और शाम का भोजन क्या कहलाता है? ब्यारी कहलाता है। तो ये शब्दावली आपको ध्यान रखना है कि बैगा जनजाति में सुबह का भोजन क्या कहलाता? बासी, दोपहर का भोजन पेज और शाम का भोजन ब्यारी कहलाता है। आवास की बात करें, निवास कहां पर करते हैं? तो बांस की बनी दीवारें होती हैं। मैंने अभी बताया था जैसे भारिया जनजाति या कोई भी आप जनजाति पढ़ेंगे तो सभी जनजातियों के घर जो सामान्यतः होते हैं वो लकड़ी या घास फूस के ही बने होते हैं। इनमें क्या करते हैं? ये दीवारों में बांस को इकट्ठा करके बांध देते हैं और फिर उस पर मिट्टी का लेप कर देते हैं, जिन पर मिट्टी का लेप होता है। मकान का जो दरवाजा होता है वह छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, उसमें आपको झुक कर ही प्रवेश करना होता है। वस्त्र और आभूषण की बात करें तो पुरुष जो होते हैं कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं? तो ये लंगोटी, पगड़ी तथा हाथों में कड़े पहनते हैं। क्या क्या पहनते हैं? लंगोटी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं और साथ ही साथ हाथों में कड़े पहनते हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं कपची नामक छोटी सी धोती पहनती हैं तथा पूरे शरीर पर गुदना गुदवाती हैं। तो ये गुदना प्रिय जनजाति है, पूरे शरीरों पर गुदना गुदवाती हैं और क्या होती? कपची नामक छोटी सी धोती पहनती हैं। आभूषणों के प्रति विशेषकर आकर्षण होता है इस जनजाति में। आर्थिक क्रियाओं की बात करें कि अपना रोजमर्रा की जिंदगी का संचालन कैसे करते हैं, आखिर आय का साधन क्या होता है? तो इनका मुख्य व्यवसाय होता है कृषि। क्या होता है? कृषि इनका मुख्य व्यवसाय होता है। इसके साथ यह स्थानांतर कृषि या झूम कृषि भी करते हैं। चूंकि मैंने आपको बताया था जनजातियां अक्सर करके जंगलों में निवास करती हैं, इनके पास खुद की भूमि होती नहीं है, तो ये क्या करती हैं? वृक्षों को काटती हैं, वृक्षों को काटने के बाद उनको जला करके वहां पर खेती करती हैं। क्योंकि बैगा जनजाति जो है, बैगा जनजाति में तो यह प्रथा प्रचलित है कि यह जो भूमि होती है उसे अपनी मां समझते हैं और उस पर हल चलाना क्या मानते हैं? पाप मानते हैं। अर्थात यह भूमि पर हल चलाने को दोष के रूप में देखते हैं और वह भूमि पर हल नहीं चलाते। इसलिए जो झूम कृषि है वह इसमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ये हर बार क्या करते हैं? जंगलों को जलाते हैं, वहाँ पर 1-2 साल खेती करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि इनमें तो हल चलाना वर्जित है और इनका जो प्रमुख औजार है वो क्या है? कुल्हाड़ी है। साथ ही साथ इनमें इतनी ज़्यादा प्रथा का प्रचलन है कि जो हल है वो उन्हें महिलाएं छू भी नहीं सकती हैं, अर्थात महिलाओं के लिए जो हल छूना है वह वर्जित किया गया है।
नृत्य की बात करते हैं तो बैगा जनजाति का मुख्य नृत्य कौन कौन सा है? रीना है, कर्मा है, परधोनी है, सुआ है, सैला है और दशहरा है। ध्यान रखना ये दादरिया भी इसमें प्रमुख होता है, तो ये पूछ लिया जाता है दादरिया किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। तो इनके नृत्य कौन कौन से हो गए? रीना हो गया, कर्मा हो गया, परधोनी हो गया, सुआ हो गया, सैला हो गया, दशहरा हो गया और ददरिया हो गया। तो इन नृत्य आपको ध्यान रखना है, कोई भी जनजाति हो नृत्य आपसे पूछे जाते हैं। धार्मिक स्थिति की बात करें कि ये किस देवता को मानते हैं, कौन से इनमें पर्व मनाए जाते हैं, तो बैगा जनजाति में आत्मा का अस्तित्व होता है। कोई भी जनजातियां हों उन सभी में आत्मा का अस्तित्व होता है, सभी में टोटमवाद पाया जाता है, सभी लोग भूत प्रेत को बहुत ज़्यादा मानते हैं, जादू टोना वगैरह इनमें बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहता है। इनके जो देवता होते हैं, प्रमुख देवता कौन से हैं? बूढ़ा देव हैं। कौन से हैं? बूढ़ा देव हैं। ये लोग बीमारियों से रक्षा हेतु दूल्हा देव की पूजा करते हैं। तो इनमें के कुछ देवता हैं, उन्हें कैटेगरी के आधार पर बांटा गया है कि बूढ़ा देव जो हैं वो प्रमुख देवता हो जाते हैं। जैसे हिंदू धर्म की बात करते हैं तो एक हम प्रमुख देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को रख लेते हैं। उसके बाद बरसात के देवता हम इंद्र को रख लेते हैं, वायु के देवता पवन देव को रख लेते हैं। तो जिस तरीके से हिंदू धर्म में अलग अलग देवताओं को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, उसी तरीके से जनजातियों में भी अलग अलग देवताओं को अलग अलग कैटेगरी के आधार पर बांटा गया है कि उनके काम के आधार पर कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। तो जो बूढ़ा देव हैं वो सबसे प्रमुख देवता हैं। जो दूल्हा देव हैं वो क्या करते हैं? इनकी बीमारियों से रक्षा करते हैं। अर्थात जो देवता बीमारियों से रक्षा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दूल्हा देव कहते हैं। जो गांव की भूमि के लिए रक्षा करते हैं, गांव की भूमि की रक्षा करते हैं, उन्हें कहते हैं ये ठाकुर देव। मतलब गांव की भूमि की रक्षा करने वाले देवता कौन से होते हैं? ठाकुर देव होते हैं। और इनका जो आराध्य वृक्ष होता है वो क्या होता है? साल का वृक्ष होता है। साल के वृक्ष की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इनके समाज में जमीन पर हल चलाना क्या है? मना है। जमीन पर हल चलाना यह पाप समझते हैं। साथ ही साथ महिलाओं द्वारा हल को स्पर्श करना भी प्रतिबंध माना जाता है, प्रतिबंधित किया हुआ है। तो ये हुई बैगा जनजाति। अब बात कर लेते हैं हम तीसरी पिछड़ी हुई जनजाति को, जिसे कहते हैं सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति का अर्थ क्या है या उत्पत्ति क्या है? तो यह सह प्लस हरिया से मिलकर हुई है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? दो शब्दों से मिलकर हुई है, सह प्लस हरिया। सह प्लस हरिया जिसका अर्थ क्या होता है? शेर के साथ होना। अर्थात ये जनजाति शेर के साथ रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सहरिया कहते हैं। क्या आप क्या सोच रहे हो शेर के साथ निवास करती? नहीं, इनके नाम से ही है कि यह कितनी बहादुर है, सहरिया, है ना। तो अपनी बहादुरता को व्यक्त करने के लिए इसका नाम है सह प्लस हरिया, जो शेर के साथ निवास करती है। फारसी भाषा के शब्द में शहर का अर्थ होता है जंगल, और यह जनजाति जंगलों में निवास करती है। तो सीधी बात है, कोई भी जनजाति है वो जंगलों में निवास करती है। क्योंकि जो फारसी भाषा है उसमें शहर का अर्थ जंगल होता है, इसलिए इसको जंगल में निवास करने वाली जनजाति या सहरिया जनजाति कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से जो सहरिया जनजाति है मध्य प्रदेश की कौन सी बड़ी जनजाति है? पांचवी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति है? पांचवें नंबर की ये जनजाति है। कहां पर निवास करती है? तो यह है, मैंने आपको बताया था कि जो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, जो ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, गुना, भिंड वाला क्षेत्र आता है, वहां पर यह निवास करती है। मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। तो सीधी बात है कि जो केंद्र सरकार ने जो 3 पिछड़ी हुई जनजातियों को विशेषीकृत आपदाग्रस्त जनजातियों के रूप में घोषित किया है, उनमें यह प्रमुख स्थान रखती है। कौन कौन सी 3 हैं? तो भारिया, बैगा और सहरिया। तो सहरिया भी क्या है? पिछड़ी हुई जनजातियों में से एक है। सहरिया जनजाति का जो संग्रहालय बनाया गया है वो श्योपुर में है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है सहरिया जनजाति का संग्रहालय कहां पर है? तो कहां पर है? श्योपुर में है। सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को समझ लेते हैं हम। तो जो सहरिया जनजाति है वह पितृसत्तात्मक तथा संयुक्त परिवार पाई जाती है। कौन सी प्रथा होती है इसमें? तो जो समाज होता है, समाज पितृसत्तात्मक होता है, साथ ही साथ इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। मैं दोनों शब्द आपको बता चुका हूं कि पितृसत्तात्मक क्या होता है कि पितृपक्ष जो होती है उसकी प्रमुखता होती है, जो पुरुष प्रधान होता है, मतलब पुरुष के नाम से ही वंश का नाम चलेगा और पुरुष ही मुखिया होता है, पुरुष ही घर का संचालन करता है। तो क्या होते हैं? पितृसत्तात्मक होते हैं। साथ ही साथ इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा पाई जाती है। जो छोटे छोटे वर्गों में बंट जाते हैं परिवार, वो प्रथा इनमें नहीं होती। इनमें चाचा, ताऊ, बड़े दादा सब लोग क्या होते हैं? साथ में मिलकर रहते हैं। इनके जो परिवार होते हैं उनकी जो इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है? कुटुंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुटुंब। इनकी पंचायत का जो मुखिया होता है वो पटेल कहा जाता है। जिस तरीके से भारिया में गांव का मुखिया पटेल था, इनमें पंचायत के मुखिया को पटेल कहा जाता है। इसके बाद भी गांव के कुछ सदस्य होते हैं जैसे कि जिन्हें कोटवार, छोपा, बराई और
अधनारिया होते हैं। कौन कौन से प्रमुख हैं? कोटवार हैं, छोपा हैं, बराई है और अधनारिया हैं जो इनमें प्रमुख होते हैं। सांस्कृतिक स्थिति की बात कर लेते हैं सहरिया जनजाति की। तो सहरिया जनजाति में अनेक गीत, कथाएं, पहेलियां और कहावतें प्रचलित हैं। मतलब ये क्या करते हैं? गीत गाते रहते हैं, कथाएं इनमें बहुत सारी प्रचलित होती हैं, पहेलियां करते हैं ये और कहावतें प्रचलित होती हैं, जिनमें सबसे अधिक जो है कथात्मक पहेलियां बोली जाती हैं। अर्थात ये बैठे बैठे टाइम पास के लिए क्या करते हैं? तो ये गीत सुनाते हैं, कथाएं गाते हैं, पहेलियां करते हैं, कहावतें करते हैं। तो जो सहरिया जनजाति है इनमें इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस जनजाति में गाठ लीला, राम जन्मा, जानकी विवाह, पांडवों की कथा, गारी, रामायण, ख्याल, लंगुरिया, फागड़सिया और बाजना गीत गाए जाते हैं। तो ये जो गीत हैं जो गाते हैं या जो समय निकालने के लिए अपने मनोरंजन हेतु गाए जाते हैं, उनमें क्या क्या है? उनमें गाठ लीला है, राम जन्म है, जानकी विवाह है, अर्थात जो रामायण में राम का जो जन्म होता है उसको, साथ ही साथ जानकी के विवाह को, और उसके बाद पांडवों की कथा, गारी जो होता है थोड़े से बुंदेलखंड क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित होती है ये। तो इस जनजाति की ही देन है, सहरिया जनजाति की। रामायण, ख्याल, लंगुरिया, फागड़सिया और बजना गीत इनमें प्रमुख होते हैं। शारीरिक संरचना की बात कर लेते हैं। तो शारीरिक संरचना ये कैसे दिखाई देते हैं, कैसे होते हैं? तो मैंने आपको बताया कोई भी जनजाति है कैसी होती है, सामान्यतः काले कलर की भी होती है। तो इनका क्या होता है? जो कद होता है वो मध्यम ऊंचा होता है, मतलब ज़्यादा ऊंचे नहीं होते हैं। दूसरा रंग जो होता है सांवला होता है। कैसा होता है? सांवला होता है। ज़्यादा काले भी नहीं होते लेकिन थोड़े काले होते हैं, और थोड़े काले को सांवला कहा जाता है। आवास की बात करते हैं कि यह जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो ये समतल मैदानों पर एक दूसरे से लगे हुए घरों में रहते हैं, और जिन्हें क्या कहा जाता है? सहराना कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि जो आपकी सहरिया जनजाति है उनके निवास को क्या कहा जाता है? तो सहराना कहा जाता है। घरों के बीच बीच में बगला नाम के सामुदायिक भवन अथवा धर्मशाला का भी ये क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। वस्त्र और आभूषण की बात करें तो पुरुष धोती, कमीज एवं साफा पहनते हैं। ध्यान रखना, सिर पे तो सब लोग ही कुछ ना कुछ पहनेंगे पुरुष, तो ये क्या करते हैं? धोती, कमीज और साफा पहनते हैं। तथा महिलाएं लहंगा, घाघरा, तुंगड़ा और पोट्या आदि वस्त्र पहनती हैं। साथ ही साथ गुदना गुदवाती हैं। तो जनजातियों में जो गुदना गुदवाने की प्रथा है वो बहुत पहले से ही प्रचलित है, और सभी जनजातियों में लगभग गुदना गुदवाने की प्रथा पाई जाती है। ध्यान रखना, जितनी भी जनजातियां हैं सभी में आभूषण भी प्रमुखता से पहने जाते हैं, लेकिन किन्हीं जनजातियों में गुदना गुदवाने की प्रथा बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। किसी में आभूषण धारण करने की चाह बहुत ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। किसी में सिर्फ महिलाएं आभूषण धारण करती हैं, तो किसी में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी वस्त्रों को, आभूषणों को धारण करते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण प्रिय हैं। जो सहरिया जनजाति है इसमें स्त्री और पुरुष जो हैं दोनों को ही आभूषण प्रिय होते हैं। आर्थिक क्रियाओं को समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो जनजाति है बहुत ही आलसी किस्म की जनजाति है, बहुत काम है बहुत कम करती है। इसके बाद इसमें आर्थिक क्रियाओं में कृषि, मजदूरी, वनोपज संग्रह, पशुपालन, मत्स्य और आखेटक आदि प्रकार पाए जाते हैं। अर्थात यह जनजाति अपनी आर्थिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए, दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं को जुटाने के लिए कृषि का कार्य करती है, मजदूरी का कार्य करती है, वनों से उत्पन्न होने वाले फल फूल का या संसाधनों का संग्रहण करके उनको बाजार में बेचती है, पशुपालन करती है और मत्स्य पालन करती है। मत्स्य इनका मुख्य खाद्यान्न होता है या आर्थिक क्रिया संचालित करने के लिए प्रमुख साधन होता है। यह जड़ी बूटियों और औषधियों का निर्माण भी करते हैं। अर्थात यह जंगलों से जड़ी बूटी, ये जो जनजाति है इसे जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। ये जड़ी बूटियों से औषधि का निर्माण करते हैं। नृत्य की बात करें कि सहरिया जनजाति में कौन कौन से नृत्य होते हैं, तो सहरिया जनजाति के लोग मुख्यतः लहकी, नृत्य रागनी, दुलदुल घोड़ी। दुलदुल घोड़ी को नोट कर लीजिए। दुलदुल घोड़ी कई बार पूछा गया है कि दुलदुल घोड़ी किस जनजाति में प्रचलित नृत्य है, तो ये किस में होती है? सहरिया जनजाति का प्रमुख है। इसके बाद तेजाजी नृत्य इसमें प्रमुख होता है। तो कौन कौन से इसमें? लहकी है, नृत्य गायनी है, दुलदुल घोड़ी है और तेजाजी नृत्य प्रमुख होते हैं। धार्मिक स्थिति की बात करते हैं कि सहरिया जनजाति में किस तरीके का धर्म पाया जाता है, किस देवता को पूजा जाता है, कौन से पर्व मनाए जाते हैं। तो सहरिया जनजाति हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती है। तो यह जो जनजाति है वह हिंदू धर्म के बहुत करीबी मानी जाती है। इसमें जो देवी देवता हैं वो हिंदू धर्म के देवी देवता ही होते हैं, उनकी ही पूजा होती है। मुख्य रूप से मुख्य जो देवी देवता हैं उसमें सीता, दुर्गा तथा भैरव की पूजा की जाती है। ये यदि पर्व की बात करें तो यह दशहरा, दीपावली, होली, रक्षा
रक्षाबंधन, नवरात्रि और मकर संक्रांति जो हिंदू धर्म के प्रचलित त्यौहार हैं उनको ही मनाती है। ध्यान रखिए, इनमें आत्मा और तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, मतलब इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई भी जनजाति हो, मैंने आपको बताया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जनजातियों में जो कॉमन होती हैं, चाहे आप सहरिया लिखें, भारिया लिखें, बैगा लिखें, गोंड लिखें, कोरकू लिखें, कोई भी जनजाति आप लिखते हैं तो उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। वो कॉमन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो कभी भी मान लीजिए आपको फैक्ट याद नहीं आ रहे हैं तो आप 4-5 फैक्ट वो लिख सकते हैं। तो कोई भी जनजाति लिखने से पहले आप क्या करेंगे, इसे कुछ भागों में बांट लेंगे। सबसे पहले क्या, उसका अर्थ क्या होता है वो। दूसरा, ये निवास कहाँ करती हैं वो। तीसरा क्या होता है कि ये दिखते कैसे हैं। तो कोई भी जनजाति है कैसी रहेगी, तो कोई भी जनजाति सांवले रहेगी, जो शरीर होगा गठीला रहेगा। गठीला इसलिए होता है क्योंकि ये मेहनत वाला काम बहुत ज़्यादा करते हैं। क्लियर हुआ। फिर क्या करते हैं, इनके नृत्य वगैरह आप देख लीजिए, लेकिन हम कॉमन पॉइंट देख रहे हैं। तो कॉमन पॉइंट क्या करेंगे आप, जो रंग होता है सामान्यतः सांवला होता है, जो कद होता है वो ज़्यादा नहीं होता है, नाक इनकी या मोटी होगी चपटी होगी, ओंठ सामान्यतः मोटे पाए जाते हैं, और जो माथा होता है चपटा होता है, बाल जो होते हैं जनजातियों में सामान्यतः घुंघराले होते हैं, रंग काला होता है। तो ये जो शारीरिक संरचना है ये आप सामान्यतः सब जनजातियों में लगभग उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो खान पान है, खान पान लगभग समान होता है। खान पान में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। जंगलों में निवास करते हैं इसलिए कंदमूल और मोटे अनाजों का सेवन करेगी कोई भी जनजाति है। उसके बाद हाँ, थोड़ी सी प्रथाएं अलग हो जाती हैं, किसी को ब्यारी, बासी, पेज, ये अलग अलग चलता है, लेकिन आप कॉमन पॉइंट देख लीजिएगा। तीसरा अगला पॉइंट क्या होता है, इनका पहनावा। तो पहनावा सभी जनजातियों में लगभग समान होता है। महिलाएं जो होती हैं गोदना प्रिय होती हैं, आभूषणों को धारण करती हैं, धोती पहनेंगी, है ना। और पुरुष की बात करें तो पुरुष पगड़ी भी, धोती के साथ साथ पगड़ी भी धारण करते हैं। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट हैं जो आप सभी जनजातियों में लिख सकते हैं। यदि जनजातियों का आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, कोई भी जनजाति आप तैयार करते हैं तो कुछ इस तरीके से तैयार करिएगा कि उनका मूल नाम क्या है, उनकी उपजनजाति क्या है, उनके नृत्य क्या है, उनके पर्व क्या है, उनके त्यौहार क्या हैं, फिर उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कहाँ पर निवास करते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ फैक्ट बना के बराबर सभी जनजातियों से निकाल के उनका बना लीजिए, उनको लिखिएगा। तो वहाँ से आपकी जनजातियाँ बहुत कम शब्दों में और अच्छे से तैयार हो जाएंगी। जनजातियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो वहाँ भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और यदि मुख्य परीक्षा की बात करें तो आपके सीधे सीधे 2 टॉपिक हैं। एक सेकंड पेपर का टॉपिक है जिसमें जनजातियों के त्यौहार, पर्व, उत्सव, रहन सहन, खान पान ये सभी दिया गया है। दूसरा आपका फर्स्ट पेपर में सेकंड वाले पार्ट में यह टॉपिक दिया गया है जिसमें पिछड़ी हुई जनजातियों के संदर्भ में आपको लिखना है। तो जनजातियों को बहुत अच्छे से कीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और यदि यहाँ से आप गलतियाँ करते हैं तो यह आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। तो दोस्तों, जनजातियों के अंतर्गत जितनी भी चीजें आई थी हमने सभी को कवर करने का प्रयास किया है। अब चाहे आपसे 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाए पिछड़ी हुई जनजातियों से, चाहे 5 नंबर का या चाहे 11 नंबर का, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा आप उसको लिखने में समर्थ रहेंगे। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए अच्छे से। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगली यूनिट के साथ जिसमें हम चौथी यूनिट स्टार्ट करेंगे और चौथी यूनिट के अंतर्गत आने वाले टॉपिकों को विश्लेषण करते हुए उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।